चलिए, पूर्व कर्म के बाद हम बात करते हैं अपना मेन प्रोसीजर प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म के लिए सबसे पहले जो आवश्यक सदव्रत हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनका ध्यान रखते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले आता है इसमें निर्जंतुकरण या फिर स्टरलाइजेशन, यानी कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी यंत्र या शस्त्र जो भी सर्जरी के अंदर यूज़ करने वाले हो, वो सभी कैसे होने चाहिए, निर्जंतुक होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए। व्रण तथा शल्य कर्म वाले स्थान पर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना होने दें। आप कोई ऐसा इन्फेक्टेड कॉटन स्वैब यूज़ ना करें या बैंडेजिंग ऐसी ना यूज़ करें। स्टिचेस जो यूज़ करो वो प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए। प्लस जहाँ पेशेंट को रखा जा रहा है वो उसका जो बेड है, बिस्तर है, पिलो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्टरलाइज होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कहीं से भी उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तीक्ष्ण धार युक्त शस्त्र, क्षार व अग्नि कर्म अत्यंत घातक और मृत्युदायक होते हैं, अतः इनका प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो सर्जरी में आपको यही मेन 3 प्रोसीजर्स जो होते हैं वो शल्य कर्म में कराने होते हैं, चाहे हम शस्त्र कर्म बात करें, चाहे क्षार और चाहे अग्नि कर्म। तो इनका हमें बहुत ही ध्यान रख कर के कौन इनकी योग्य है, कौन अयोग्य है, क्या इसकी विधि है, क्या इसका पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। फिर आते हैं शस्त्र कर्मार्थ उपयुक्त शस्त्र गुण। जो भी शस्त्र कर्म में आप शस्त्र यूज कर रहे हो वो किस प्रकार का होना चाहिए उसकी बात की है यहाँ पे। तो यदा सुनिश्चितम शस्त्रम, शस्त्र ऐसा होना चाहिए जिसकी पायना की गई हो, यानी कि धार उसकी अच्छी होनी चाहिए। पहना के बाद जो है वो धार, शस्त्र की धार तीक्ष्ण हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो पहना संस्कार से युक्त हो, उसकी धार अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उससे तो जो है रोम ही नहीं कट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है रोमशछेदी, जिसको आप निशातनी पत्थर पर घिसो तो उससे केशों को कर्तन किया जा सके, ऐसा शस्त्र वो होना चाहिए। सुसंस्थित, शस्त्र का प्रत्येक भाग भाग जो है वो योग्य होना चाहिए। सुग्रहित, अच्छी तरीके से डॉक्टर को पकड़ में आने वाला होना चाहिए। और शास्त्र में जो उस शस्त्र का प्रमाण बताया गया है उसी शास्त्र प्रमाण के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो शस्त्र हैं जो हम सर्जरी में यूज लेने वाले हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। फिर सबसे पहले आता है प्रधान कर्म के अंदर छेदन कर्म, छेदन या इंसिजन। तो सबसे पहले छेदन के गुण की बात करें तो आइए, जहाँ भी आप छेदन करने वाले हो तो जो शस्त्रकृत व्रण है, यानी कि ऐसा वुंड जिसको आप शस्त्र के द्वारा बनाने वाले हो, उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। कौन शस्त्रकृत व्रण के कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? जो व्रण आप बना रहे हो वो आयत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम छोटे से स्थान पर बना है। सम होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए, निराश्रय, पूय से रहित होना चाहिए। ये जो गुण होते हैं वो शस्त्रकृत व्रण के गुण होते हैं। ये व्रण वो नहीं है जो पेशेंट को पहले से बना हुआ है, ये आपने कर्म के दौरान उस पेशेंट पर बनाया है उस प्रोसीजर को करने के लिए। तो किस तरीके का व्रण आपको बनाना है, चिकित्सक को किस तरीके का शस्त्रकृत व्रण बनाना है, उसके गुण जो है आचार्य ने संहिताओं में पहले ही वर्णन कर दिए हैं। फिर आता है छेदन की योग्य पद्धति। तो शस्त्र का एक ही समय प्रयोग करें और उसको तुरंत दूर करें। ऐसे नहीं कि बस एक बार जो है काटना शुरू किया और काटते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। एक बार एक समय में एक ही बार प्रयोग किया, फिर उस जगह से हटा लिया, फिर दोबारा प्रयोग किया, इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। छेदन के दौरान अनुलोम गति से हमें शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। जब भी छेदन कर्म कर रहे हैं, इंसिजन कर रहे हैं, तो शस्त्र की गति कैसी रहनी चाहिए? अनुलोमिक रहनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ स्थान बताए गए हैं जिनमें से आपको मेनली 2 ही स्थान याद रखने हैं। कौन-कौन से? जैसे अगर आपको हाथ और पैरों पर सर्जरी करनी है तो आपको कैसा व्रण बनाना है, किस आकृति का व्रण बनाना है? तो चंद्रमंडलाकार आकृति का, इस तरीके का आपको व्रण बनाना है। अगर ये जो वुंड है या सर्जरी आप हाथ पैरों पे कर रहे हो, तो हस्तपाद पे जो चंद्रमंडलाकार यूँ पूरा गोला इस तरीके का व्रण आपको बनाना है। चंद्रमंडलाकार इस तरीके का, यानी पूरा सर्कुलर गोल। तो हाथ पैरों पे अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो वहाँ पर चंद्रमंडलाकार व्रण बनाना है। और अगर गुद और मेड वाले पार्ट की सर्जरी कर रहे हो तो वहाँ पे व्रण किस आकृति का बनेगा?
अर्धचंद्राकार आकृति का बनेगा। इसके अलावा शरीर में जहाँ भी कोई स्थान हो, हाथ पैर गुद मेढ्र को छोड़ करके जो भी स्थान हो, वहाँ पर हमेशा हमें तिर्यक छेदन करना है, जिसमें आपको कक्षा, कुक्षी और वंक्षण ये वाले मेन याद रखने हैं। बाकी आपको कोई भी नाम दे दिया जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, वो ललाट हो, शंख हो, अक्षिपुट हो, ओष्ठ हो, दंतमास हो, सब पर आपको तिर्यक छेदन करना है। देखिए, जो अभी की क्लास में जो त्रिविध कर्म में मैंने पढ़ाया आपको, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ से 2 मार्क्स में आपसे बहुत क्वेश्चन तो सर्जरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये वाले। कष्टपात पे किस तरीके का छेदन करोगे, तो चंद्रमंडलाकार। गुदोमेडल पे किस तरीके का करोगे, और अर्धचंद्राकार। और एआई ये पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली उठता रहता है, 1-2 साल के गैप से ये क्वेश्चन पुट ऑन होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेज का ये। इस पेज का क्या, इस पूरे टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको छेदन में व्रण की आकृति पता होनी चाहिए, अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर आता है प्रतिवेदन। एक व्रण बनाने से व्रण की पूरी तरह अगर शुद्धि नहीं होती है, तो अपने विवेक के अकॉर्डिंग आप दूसरे व्रण का निर्माण कीजिए। जैसे कि कहीं पस थी, कहीं जो है पूय भरी हुई थी और आपने एक व्रण बनाया, उससे पूरी पूय बाहर नहीं निकली, तो आप थोड़ा स्थान छोड़ करके या अपने अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट हो, उस अकॉर्डिंग दूसरा व्रण भी वहाँ बना सकते हैं। फिर आता है असम्यक छेदन से हानि। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, जैसे हाथ पैरों पे ऐसा ही छेदन करना है या एक ही समय में एक ही बार शस्त्र का प्रयोग करना है, तो कुल मिला के अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, तो उसकी वजह से शिरा का छेदन हो सकता है, स्नायु का छेदन हो सकता है, तीव्र वेदना हो सकती है, और ऐसा व्रण बन सकता है जो देरी में ठीक हो, और साथ में कॉम्प्लिकेशन भी उपस्थित हो सकते हैं। तो अगर छेदन ढंग से नहीं किया गया, असम्यक तरीके से किया गया है, तो वहाँ पर हमें ये हानि हो सकती है। एक सेकेंड, सॉरी। फिर उसके बाद आता है शस्त्र कर्म का चुनाव। वैद्य सुनिश्चित करे कि व्रण के बंधन के लिए योग्य अथवा, यानी कि आपने जो भी व्रण बनाया है वहाँ पे आप बंधन कर सकते हो, बंध बांध सकते हो कि नहीं बांध सकते, ऐसा ऐसे स्थान पर है, हो सकता है जहाँ पे बंध बांधा ही नहीं जा सकता हो, या व्रण ऐसा हो जहाँ पे हम बंध, जैसे मैंने आपको बंध में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि कौन सी जगह हमको बंध बांधना है, कौन सी जगह नहीं। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको जो है व्रण कहाँ बनाना है, और व्रण बनाने के बाद पश्चात कर्म में आप उसका बंधन करोगे या नहीं। युक्ति पूर्वक वैद्य औषध व शस्त्र कर्म का चुनाव करे। अगर औषध से ठीक हो सकता है तो औषध से, नहीं तो शस्त्र कर्म का चुनाव करे। और शस्त्र कर्म में भी उसके पास वो औषध होनी चाहिए जो व्रण की हीलिंग में, रोपण में उसकी हेल्प करे। बिना तर्क चिकित्सा पर मिलने वाली सफलता को ये द्रक्षा सिद्धि कहते हैं। जैसे कि उसने युक्ति नहीं लगाई, जो चिकित्सक है उसने युक्ति नहीं लगाई, फिर भी उसकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई, तो ये ज़्यादा सफलता लंबी नहीं चलेगी। 1-2 बार ऐसा हो जाता है तो उसको हम यदृच्छा सिद्धि कहते हैं, ठीक है। फिर सर्जरी में, आप जब भी सर्जरी कर रहे हो आपको रक्त को बचा के रखना है, क्योंकि रक्त ही क्या है, शरीर का मूल है। इसीलिए हमें रक्त को ज़्यादा बहने से रोकना है, सभी संभव उपायों से हमें रक्त का रक्षण करना है, क्योंकि रक्त ही हमारा क्या है, जीवन है। शल्य कर्म करते समय आपको मर्म की भी रक्षा करनी चाहिए, मर्माघात से मर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आघात के द्वारा या शल्य के द्वारा तीव्र होने वाली तीव्र वेदना से शरीर व्याप्त होने पर शरीर क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, शरीर का निपात हो जाता है और उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। अगर शल्य कर्म करते समय क्या हुआ, मर्माघात हो गया, तो मर्माघात होने पर रोगी पर आपको क्या करना है, ठंडे ठंडे पानी का परिषेक छिड़काव करना है। और अगर वो मूर्छित हो गया है तो आपको उसको बेहोश नहीं होने देना है, बेहोश हो गया है तो जल्दी से जल्दी होश में लेके आना है। मर्म स्थान को आपको हमेशा बचा के रखना है, और हमेशा उसका श्वसन चालू रखने की, यानी कि उसका रेस्पिरेशन नहीं रुकना चाहिए, किसी भी तरीके से श्वसन चालू रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आप सर्जरी करोगे तो रक्त बहेगा तो आपको रक्त को रोकने के जो रक्त स्तंभक उपाय हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है तो होने दो। रक्त क्या है, रक्त देह का मूल ही कौन है, रुधिर है, इसीलिए हमें उसके रक्त स्तंभन
हीमोस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो शरीर में शल्य को बाहर निकालने पर रक्तस्राव अधिक होता है, उस समय आपको रक्त स्तंभन चिकित्सा करनी है। स्कंदन, पाचन, दहन जो भी करा सकते हो आप, उसके द्वारा आपको रक्त स्तंभन करना है। स्वेदन योग्य जो व्रण है उसमें अग्नि व कोष्ण घृत से वहाँ पर स्वेदन करके आप जो है रक्त स्तंभन करा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे व्रण जहाँ पर आप अग्नि कर्म करा सकते हो, कोष्ण घृत से स्वेदन करा सकते हो और ये कराने के बाद वहाँ से रक्त का स्तंभन हो जाएगा, तो उन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है अति रक्तस्राव होने पर, अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वही जो 4 प्रोसीजर जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, इन चारों में से कोई भी एक का उपाय करके आप रक्तस्राव को रोक सकते हो। फिर आता है हमारा सीवन कर्म। सीवन कर्म के दौरान व्रण के किनारे को जैसे यहाँ पे व्रण बना है तो दोनों किनारों को आपको ऊपर उठा के पास लेके आना है, एक दूसरे से जोड़ना है और इनको सूक्ष्म सूत्र से आपको व्रण का सीवन कर्म करना है। सीवन कर्म से पहले व्रण को आपको पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं है आप सिल रहे हो और अंदर कचरा पड़ा है, बाल पड़ा है, धूल, मिट्टी, लकड़ी, कंकड़ ऐसा कुछ चीज़ें पड़ा है, तो आपको पहले ही व्रण को अच्छी तरीके से सीवन कर्म करने से पहले ही साफ कर लेना चाहिए। धूल, केश, नख, अस्थि ये सारे टुकड़ों को आपको बाहर निकाल देना चाहिए। यानी कि जब भी सीवन कर्म करो ऐसी चीज़ें व्रण के अंदर उपस्थित नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या कर देंगी, उसको पका देंगी। फिर उसके बाद आता है पश्चात कर्म। तो ये हमारा प्रधान कर्म कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। प्रधान कर्म के पश्चात आपको क्या चीज़ें मेन याद रखनी है कि रोगी को क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है। यानी कि ऐसा आपको आहार बिल्कुल नहीं देना है जिससे व्रण में क्लेद हो जाए, व्रण की हीलिंग जल्दी ना हो। तो विशेष तौर पर पथ्य के पालन का ध्यान रखना चाहिए। आहार विहार तथा व्रण की निगरानी आदि से संबंधित विवेचन पश्चात कर्म के अंदर किया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेटिव सदव्रत या पोस्ट ऑपरेटिव एथिक्स क्या होते हैं। पश्चात कर्म में रुग्ण का निवास तथा शयन स्थिति आपको देखनी है। जैसे कि एक तो वार्ड होना चाहिए यानी कि व्रणितागार होना चाहिए जहाँ पर आप पेशेंट को रख सको। एक वार्ड अलग से वार्ड होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड अलग होना चाहिए जहाँ पे आप पेशेंट को रख सको। व्रणितागार में जो रोगी का बेड है, सैया है, वो बाधा रहित होना चाहिए, तकिया चादर सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। सिरहाना उसका सर हमेशा पूर्व की ओर आपको रखना है। क्यों? क्योंकि पूर्व की ओर जो होता है वो देवताओं का निवास होता है और देवता उसके रोगों को जल्दी ठीक कर देंगे, ऐसा आयुर्वेद में माना गया है। रोगी के समीप प्रिय भाषण करने वाले मित्र हमेशा रहने चाहिए, जिससे क्या है उसकी जो मेंटली है वो स्ट्रांग हो और जो है विल पावर स्ट्रांग हो उसकी, जिससे वो जल्दी ठीक हो और वो उनकी हीलिंग जल्दी से जल्दी हो। फिर है रोगी का संरक्षण आप कैसे करोगे कि जहाँ भी रोगी को रखा गया है व्रणितागार में, वहाँ धूल भरी हवा उसके पास नहीं आनी चाहिए। व्रणित व्यक्ति उठते बैठते, चलते फिरते या ऊंचे स्वर में बोलते टाइम आदि करने के दौरान उसको हमेशा अपने व्रण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है अब सर्जरी तो हो ही गई, अब ठीक हो जाऊंगा, अब क्या मतलब है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ऑपरेटिव प्रोसीजर से। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो उनकी हीलिंग डिले हो सकती है, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। व्रण का शोधन, व्रण में पूरी अगर रह गया है तो व्रण में पुनः विकार उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए टाइम टू टाइम उसका शोधन कराना है। व्रण पीड़ित, क्रश, व्रण शोषित होने पर रोगी की जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि उसकी व्रणगण चिकित्सा हमें करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रोगी है उसका संरक्षण कर सकते हो, बाहरी इन्फेक्शन से उसको बचा सकते हो। फिर आता है जैसे आपके पास भग्न का पेशेंट था, तो फिर आपको ये चिकित्सा करनी है कि इसमें इसकी अस्थि जो है वो सही जगह स्थापित हुई है कि नहीं। तो सम्यक भग्न स्थापित परीक्षा, तो जो अस्थि भग्न हुआ है उसको आपने ठीक से बिठा दिया और समान भाग में आपको संधि को व्यवस्थित करना है, यानी कि जो संधि जो जॉइंट जहाँ था, जो अस्थि ह्यूमरस का जो अपना स्थान है वहाँ पे आपने बिठा दिया। उस जगह बिठा करके अस्थि भग्न को ठीक से जोड़ने के लिए जो भग्न या जो अनआवित यानी कि पेनलेस, अहीनांग तथा अस्वाभाविक रूप से अनियमित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो भी प्लास्टर वगैरह का यूज़ कर रहे हो वो कैसा पेन देने वाला नहीं होना चाहिए, अहीनांग नहीं होना चाहिए, सही तरीके से अस्थि भग्न को जोड़ने वाला होना चाहिए।
यानी कि इस तरीके से आपको अस्थि भग्न को जोड़ना है कि जब भी पेशेंट ठीक होने के बाद उस अस्थि से या संधि से आकुंचन प्रसारण करे तो उसको उस कर्म में कोई भी बाधा या कष्ट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आता है पश्चात कर्म, पश्चात शस्त्र कर्म पश्चात कवलिका और बंध। तो व्रण को औषध द्रव्यों के कल्क से, जहाँ भी आपने वुंड बनाया शल्य कर्म के दौरान, वहाँ पे आपको औषध द्रव्यों के कल्क से उसको कवर कर देना है। उसके बाद कवलिका रख करके उस पे क्या बांधना है, आपको बंधन बांधना है, वस्त्र पट्ट बांधना है। व्रण बंधन के उपरांत तीसरे दिन आपको पट्टी खोल करके उस व्रण का कसाय द्रव्यों से आपको क्या कराना है, शोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो तीसरे दिन आपको पट्टी खोलनी है और कसाय द्रव्यों से वहाँ उस व्रण का क्या कराना है, आपको शोधन कराना है। या फिर दूसरे दिन आपने अगर पट्टी बदल दी तो क्या हो जाएगा, तीसरे दिन ही खोलनी है पट्टी, दूसरे दिन नहीं खोलनी है। ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी अलग काल होता है, लेकिन अगर आपने दूसरे दिन पट्टी खोल दी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्रण विग्रथित हो जाएगा, वहाँ पे गांठें बन जाएंगी और हीलिंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी और पेन उसमें ज़्यादा होगा। तो कभी भी दूसरे दिन हमें पट्टी नहीं खोलनी है। ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमें पट्टी खोलनी है। जैसे हेमंत, शिशिर, वसंत का टाइम है तो 3 दिन बाद हमें खोलनी है और शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में हमें दूसरे दिन उसका जो है पट्टी खोलनी है। शस्त्र प्रयोग के बाद रोगी को अगर तीव्र वेदना हो रही है तो वहाँ पे वेदना स्थापक यष्टि मधु सिद्ध कोष्ण घृत का व्रण पर हम सिंचन कर सकते हैं। तो वेदना के स्थापन के लिए आप यष्टि मधु घृत से उसका क्या कर सकते हो, सिंचन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। उसके बाद मॉडर्न का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आपको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो फॉलोइंग द एडमिशन ऑफ पेशेंट, सबसे पहले अगर आपको उसको एडमिट करना है तो एडमिट कीजिए। पेशेंट फॉर इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरी, उसकी अगर कोई इमरजेंसी इमीडिएट सर्जरी आपको करनी है तो सबसे पहले तो पेशेंट को एडमिट करोगे, घर सर्जरी करने थोड़ी जाओगे, तो पेशेंट को एडमिट करना है। पेशेंट शुड बी मैनेज्ड एज फॉलो, ये सारी चीज़ें जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इससे पेशेंट को आपको मैनेज करना है। सबसे पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेना तो कंपलसरी है, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर हो या नॉर्मल आप उसको ऐसे ही दवाइयाँ दे के घर भेज रहे हो। हिस्ट्री आपको हर चीज़ में लेनी है, चाहे वो केसी का वार्ड हो, केसी डिपार्टमेंट हो, चाहे सर्जरी हो, ईएनटी हो, हिस्ट्री हर किसी डिजीज़ में और हर किसी प्रकार के रोग या कर्म में आपको लेनी है। तो पेशेंट को पुरानी कोई इलनेस हो, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, अस्थमा, इस तरीके की पहले उसको कोई बीमारी हो तो पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। फिर उसका एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में आप उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखोगे, विटामिन्स हैं कि नहीं है, कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम कम तो नहीं है। ठीक है, ये सारी आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका चेक करना है। एनीमिया देखना है, हीमोग्लोबिन कितना है, जॉन्डिस तो नहीं है, कोई कार्डियोवैस्कुलर, सीएनएस से रिलेटेड उसको कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, पल्स रेट, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे वाइटल्स उसके आप जो है चेक करोगे। फिर उसके बाद उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना है, क्योंकि आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने वाले हो वहाँ पे ब्लड लॉस तो डेफिनेटली होने वाला है। इसीलिए पहले से आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे ब्लड वॉल्यूम लो हो, तो डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ें उसको नहीं होने देनी है। तो आपने ये चीज़ों का उसका एग्जामिनेशन कर लिया, हिस्ट्री ले ली, अब आप क्या करवाओगे, इन्वेस्टिगेशन। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उससे पहले हम हीमोग्लोबिन, सीबीसी सारे टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो आपको बाहर से भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ सकता है। हो सकता है पहले से ही पेशेंट एनीमिक हो तो आप एनीमिक पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते, उसको पहले से ही आपको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्जरी परफॉर्म करोगे। तो ही HB%, CBC, ESR, BTCT, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ये भी आपको पहले ही देख लेना है। पता चले ब्लीडिंग टाइम उसका बहुत लंबा है, क्लोटिंग टाइम उसका बहुत लंबा है, तो जो है ब्लड लॉस सारा हो ही जाएगा, तो ये भी आपको पहले ही पता कर लेना है। ब्लड शुगर लेवल क्या है, ईसीजी करा के हार्ट की कंडीशन को पता कीजिए, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टूल इन्फेक्टेड तो नहीं है, चेस्ट का एक्सरे करा के लंग्स की कंडीशन को देख सकते हैं।
तो ये इन्वेस्टिगेशन हमें कराने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है, आप पेशेंट की सर्जरी करने वाले हो तो उससे पहले आपको क्या-क्या प्रेप करनी पड़ेगी, क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये काम तो आपने कर लिया, हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, और जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑपरेशन डेट प्लान करें। ये सब आपने देख लिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको इनके लिए उसको ड्रग्स देनी पड़ेगी, पहले 7-8 दिन उसको और दूसरी तरीके की दवाई देनी पड़ेंगी, तो वो दवाइयाँ दे करके फिर पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल करके आप सर्जरी की डेट प्लान कीजिए। डेट प्लान करने के बाद आपको क्या करना है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट व रिस्क फैक्टर के बारे में पेशेंट के रिलेटिव को सारी चीज़ बता देनी है कि सर्जरी के दौरान क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, आफ्टर सर्जरी क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, सर्जरी के बाद भी ट्रीटमेंट जो है कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको उसके पेशेंट के रिलेटिव्स, उसके घरवालों को बताना है। इसके साथ-साथ उनका रिटन कंसेंट ले लेना है। हो सकता है सर्जरी के सर्जरी करते टाइम किसी भी तरीके का कुछ हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए या कोमा में चला जाए, तो ये सारी बातें उनको बता के उनका रिटन कंसेंट ले लेना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से सर्जरी के पेशेंट आया, चल ठीक है तेरी तो सर्जरी करेंगे, और घरवालों को बताया भी नहीं, तो उल्टा वो आप पर केस कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले उनका रिटन कंसेंट लेना है। मेजर सर्जरी होने पर एक दिन पहले लिक्विड डाइट देनी है, सॉलिड डाइट नहीं देनी है, और एनबीएम नील बाई माउथ एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स। अगर कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने वाले हो, जैसे हार्ट सर्जरी हो रही है या फिर स्टमक की कोई सर्जरी है, तो लिक्विड डाइट ही देनी है, और एक दिन पहले तो लिक्विड डाइट देनी है, और सर्जरी से कम 8-10 घंटे पहले उसे एकदम भूखा रखना है, नील बाई माउथ रखना है, मुँह से कुछ भी ना तो खाने को देना, ना पीने को देना। ठीक है, देन बाउल वॉश, उसको एनीमा दे करके उसका बाउल क्लियर कराना है आपको, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी उसका कहीं बाउल जो है पास आउट ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही उसका बाउल वॉश करा लेना है आपको। ऑपरेशन डे पर मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सोप वाटर उसको एनीमिया देना है, रेक्टम एकदम खाली होना चाहिए। एक रात पहले उसको क्या देना है, स्लीपिंग पिल्स दे देनी है, जिससे वो एकदम शांत रहे, नींद अच्छे से पूरी हो जाए, ठीक है, स्टेबल रहे। तो डायज़ीपाम देके एक रात पहले आप उसे डायज़ीपाम दे दो, जिससे वो ढंग से सो सके। रात में व मॉर्निंग में डेटॉल सोप से उसको कंप्लीट बाथ कराना है। खुद की बॉडी में ही कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। डेटॉल सोप से उसको रात में भी नहा के सोना है, और सर्जरी से पहले सुबह भी उसको नहाना है। शेविंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लोकल पार्ट तथा ब्लड सैंपल जो है उसका रेडी रखें। क्या है, जिस भी एरिया पे आपको सर्जरी करनी है वहाँ से हेयर रिमूव कीजिए, पेंटिंग ड्रेपिंग आपको पहले ही कर लेनी है। प्री ऑपरेटिव पेंटिंग ऑफ पार्ट एंड ड्रेसिंग अप्लाइड, आपको पहले ही वहाँ पे जो है सारे स्टरलाइजेशन वाले सारे प्रोसीजर अप्लाई कर लेने हैं उस एरिया को, जैसे सेवलॉन से साफ कर लिया, हेयर रिमूव कर दी, ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेनी है। फिर क्या करना है, टिटेनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन आप उसको पहले ही दे दोगे, तो गिव इंजेक्शन टीटी 0.5 सेकेंड और गिव इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg बिफोर हाफ आवर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले आपको एट्रोपिन और टीटी दोनों ही इंजेक्शन उसको आपको पहले ही दे देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बिफोर एंटरिंग पेशेंट इनटू एटी एम्प्टी ब्लैडर इज मस्ट। जब भी पेशेंट को आप ओटी में ले जाने वाले हो, आपको इस चीज़ का याद रखना चाहिए कि पेशेंट का ब्लैडर जो है एकदम खाली होना चाहिए, यूरिन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव आपको एंटीबायोटिक्स दे देनी है। मेजर सर्जरी के केसेस में डायबिटीज़ मेलिटस है पेशेंट को पहले से, तो आप पहले ही उसको इंसुलिन दे दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ऑपरेशन आपको राइल ट्यूब इंसर्ट करानी है, फोलिस कैथेटर उसको इंसर्ट करानी चाहिए, जिससे आप लिक्विड डाइट उसको दे सको। तो ये सर्जरी पर डिपेंड करता है कौन से रीजन की सर्जरी है, उस अकॉर्डिंग आपको इन ट्यूब का भी इंसर्शन करा देना है, ठीक है। आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को। नेचर ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आईवी फ्लूइड आप पहले ऑलरेडी उसको इंजेक्ट करा दीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज क्रिटिकल एंड पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली। मैंने पहले भी आपको बोला कि ऑपरेटिव प्रोसीजर इतना टफ नहीं होता है जितना पोस्ट ऑपरेटिव होता है। उसमें पेशेंट
को जो है वाइटल बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेशेंट जो होता है वो अपनी सर्जरी के लिए रिएक्ट करता है। इसीलिए आफ्टर सर्जरी पेशेंट को फुली और केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। ठीक है, ये बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है। गिव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। पेशेंट को हमेशा आश्वासन देते रहना चाहिए कि अब आपकी सर्जरी होगी, आप ठीक हो जाओगे। अगर वो खुद से उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो आपको फिजिकल सपोर्ट भी उसे प्रोवाइड कराना है। All order must be written on a new page and revised daily at least once according to condition and progress of patient. Daily आपको उसका जब भी आप जैसे हर 2-3 घंटे में उसको मॉनिटर कर रहे हो तो हर बार आपको एक खाली पेज पर उसका पूरा वाइटल्स, उसकी प्रोग्रेसिव रेट की जो है पहले सर्जरी के बाद थोड़ा सुधार है कि नहीं है, या क्या-क्या इश्यूज़ उसके बाद हो रहे हैं, आपको एक पेज पे डेली उसको लिखना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको डेली उस पेशेंट के लिए लिखनी है एक पेज पर, क्योंकि शिफ्ट चेंजेस होती रहती हैं, कंपाउंडर की भी शिफ्ट चेंज होती है, हो सकता है डॉक्टर की भी चेंज हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग हर बार आपको जब भी आप उससे उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो पोस्ट ऑपरेटिव, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे नेम ऑफ पेशेंट, टाइप कौन से टाइप का एनेस्थीसिया दिया गया, एलए दिया, स्पाइनल दिया, जनरल दिया, किस टाइप का इसको सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि मैं आपको एनेस्थीसिया पढ़ा चुकी हूँ, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये भी आपको हर बार मेंशन करना है। वाइटल साइन, आईवी फ्लूइड कितना दे चुके, कौन सा चल रहा है, ऑपरेशन के दौरान आपने डायज़ीपाम दी, एट्रोपिन दी, वो सारी ड्रग भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एनबीएम एटलीस्ट 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद भी आपको उसको एनबीएम रखना है। ड्रेन आउटपुट क्या है, कितना यूरिन इसके सर्जरी के बाद पास आउट कर चुका है, कितना आपने फ्लूइड दे दिया, एनालिसिस कौन से दिए, और वाइटल साइन जैसे टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, बीपी है, वो सारे के सारे आप कंटिन्यूअसली मेजर करते रहो। तो पहले दिन तो ये सारे काम करने हैं। दूसरे दिन क्या करना है, ऑल द मेजर्स शुड बी रिपीटेड। ये जो भी हैं ये सारे आपको वापस से उसके सारे वाइटल लेने हैं। ड्रेन रिमूव्ड, जैसे आपने कैथेटराइजेशन किया है यूरिन के लिए तो उसको रिमूव कीजिए। अगर आपने राइल्स ट्यूब है, फोलीज जो है कैथेटर वगैरह लगाई हैं, ट्यूब लगाई हैं, तो उनको रिमूव कीजिए। एडवाइस फॉर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, अगर पेशेंट बेड रिडन ना हो जाए, बेड शोर ना हो जाए, इसके लिए आप उसकी पोजीशन को कंटिन्यू उसको करवट दिलाते रहिए कुछ-कुछ टाइम बाद। फिर जो भी वुंड बनाया उसकी कैसे केयर करनी है, तो वुंड ऑपरेशन का 7 दिन रूटीन चेकअप आपको करना है। ऑपरेशन के 7 दिन तक आपको कंटिन्यू उसको रूटीन चेकअप करना है। इन्फेक्शन ना हो तो 7वें दिन उसके स्टिचेस जो है रिमूव कर देने चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हुआ, अच्छी हीलिंग चल रही है, तो 7 दिन बाद उसके स्टिचेस हटा दीजिए। अगर पेशेंट है वो ओबीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो स्टिचेस आपको थोड़ा डिले रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें स्वाभाविक तौर पर इनके अंदर क्या होता है, क्लेट बढ़ा हुआ होता है और वुंड की हीलिंग जो होती है वो नॉर्मली ही डिले होती है, इसीलिए स्टिचेस हमें 7 दिन में ना हटा के थोड़े लंबे टाइम बाद 15 दिन के अंदर या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद उसको हटाना चाहिए। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, उसकी डेली फिर हमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई इन्फेक्शन अंदर ग्रोथ ना कर रहा हो, ठीक है? और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको डाइक्लोफेनाक देना है, ट्रेमाडोल, ये सारी टैबलेट्स हैं वो आप वहाँ पर पेशेंट को दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो त्रिविध कर्म वाला पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।